अमीर प्रेग्नेंट काली देवरानी की दो गरीब गोरी जेठानी। समीर अपने घर के बाहर टप्पू का हाथ पकड़कर खड़ा होता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अंदर चलते हैं। अगर माँ ने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी माँ मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, और फिर अगर उन्होंने हमें निकाल भी दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना, मेरे पिता के पास बहुत पैसा है। टप्पू और समीर दोनों घर के बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़े परेशान होकर खड़े थे कि तभी पूजा की थाली लिए सुमित्रा घर का दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को शादी के जोड़े में एक लड़की के साथ देखती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ समीर, ये यहाँ क्या चल रहा है? अरे माँ, आप यहाँ चलो, अंदर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। समीर अपनी माँ को घर में ले आता है, जहाँ वह अपनी माँ को अपनी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, टप्पू उस कंपनी के मालिक की बेटी है। उस कंपनी में काम करते करते टप्पू को मुझसे और मुझे टप्पू से कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला, और इसी के चलते हम दोनों ने शादी कर ली। अरे कल मुँहे करम जले नास पिटे, तुझे शादी की इतनी जल्दी पड़ रही थी कि तूने घर में बताना जरूरी नहीं समझा? माँ, एक और चीज बतानी है। दरअसल टप्पू अभी प्रेग्नेंट है, इसी वजह से मैंने टप्पू से शादी कर ली। हे भगवान, ये जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तू तो मेरे लिए बिन बिहाई ही गर्भवती बहू ले आया। शादी करके तो लाया हूं ना माँ, अब आप किसी तरह बात को समझ लो। अब आप मान जाओ ना सासू माँ, क्यों इतना सता रही हो? ओ गॉड, एक तो तुम्हारे घर में कितनी गर्मी है, यहाँ रेस्ट करने की कोई जगह नहीं है क्या? अच्छा, मैं टप्पू को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ माँ। ऐसा कहकर समीर अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वहाँ शीतल और पूर्वी आती हैं। माँ जी, जो हमने अभी अपने कानों से सुना है वो कोई धोखा तो नहीं है? माँ जी, देवर जी ने तो हद ही कर दी, एक गर्भवती बहू लेकर आए, आपका बेटा ऊपर से काली भी है। अरे बहू, तुम उसे काला कह रही हो, मुझे तो लगता है वो दिल की बहुत साफ है, क्योंकि इतने बड़े अमीर घर से होने के बाद भी उसने हमारे बेटे से शादी की। सोचो कितनी साफ दिल की होगी। वैसे भी इंसान के रंग से कुछ नहीं होता, वो अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? अच्छी से अच्छी लड़की हमारे देवर जी के ऊपर फ्लैट हो जाती तो ये कल्लो क्या चीज है? अरे बहू, ये सब छोड़ो और जाओ घर के काम देखो। घर में नई बहू आई है, उसके लिए कुछ खाना बना लो। सावित्री ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों जेठानियां रसोई में जाती हैं और अपनी काली देवरानी के लिए खाना बनाने लगती। वे दोनों खाना बनाने के बाद अपनी देवरानी को उसके कमरे में खाना देने जाती हैं। देवरानी जी, आपने कुछ खाया नहीं होगा, माँ जी ने हमें कहा था, हमने आपके लिए खाना बनाया है, ये लीजिए, खा लीजिए। खाने की तरफ देखकर टप्पू फौरन अपने फोन की तरफ देखती है, तभी अचानक से कॉल आता है और वह कॉल उठाती है। अरे भैया, कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो? अच्छा, दरवाजे पर खड़े हो, चलो मैं आती हूँ। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। देखो तो सही, आप मेरे लिए दाल, सूखी रोटी और ये सादे चावल खाने के लिए लेकर आई हो, लेकिन मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाती। मैंने अपना खाना बहुत बड़े रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, वो दरवाजे पर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। टप्पू वहाँ से उठती है और घर का दरवाजा जाकर खोलती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा होता है, वो खाना लेती है और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आकर खाने लगती है। ये सब देख शीतल और पूर्वी को थोड़ा अजीब लगता है। चलो कोई बात नहीं, इस खाने को हम सभी खा लेंगे। वो खाना घर के सभी लोग खा लेते हैं। खाना खाते खाते पूर्वी और शीतल को एकदम से एक साथ उल्टी आने लगती है, जिसके चलते वो फौरन टॉयलेट में जाती हैं और उल्टियाँ करती हैं। ये देख सावित्री बहुत खुश होती है। अरे वाह वाह वाह, बम्पर ओपनिंग लगी है हमारे घर में तो। माँ, आप ये क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी पत्नियों की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं, मुबारक हो, तुम दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। अरे माँ, मैं बाप बन गया हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे यह तो बहुत खुशी की बात है, इस गुड न्यूज के लिए मिठाई तो बनती है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन वही अमीर घर की बिगड़ैल बहू अपने कमरे में ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग शुरू कर देती है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा मुझे कोई और भाता नहीं है, हाय मेरी सिगरेट। गाने के साथ टप्पू सिगरेट पीती रहती है। तभी वहाँ समीर आ जाता है और टप्पू से कहता है, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखो। ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से सिगरेट छीनने की? अपनी औकात मत भूलो, 2 कौड़ी के आदमी हो नहीं और चले हो मेरे हाथ से सिगरेट छीनने।
टप्पू की आवाज से सावित्री कमरे के पास से गुजरते हुए रुक जाती है और कमरे के अंदर आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और समीर सही तो कहता है, इन सभी चीजों से बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। अरे ओ बुढ़िया की बच्ची, समझती क्या है तू अपने आप को? अरे तू मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकती, मैं तेरी औलाद नहीं हूँ, समझी? तू मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। टप्पू सभी को बेइज्जत करके वही करती जो उसे ठीक लगता, जैसे क्लब जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, लेट नाइट पार्टी करना और खूब सारी सिगरेट और शराब पीना। इन सब के बीच में उसे अपने बच्चे से भी बहुत प्यार होता है, लेकिन अपने शौकों के आगे वह कुछ नहीं कर पाती। एक दिन वह छत पर शराब पी रही होती है कि तभी पूर्वी और शीतल उसे समझाने की कोशिश करती हैं। न्यूज़पेपर में आया है कि शराब और सिगरेट के सेवन से डिलीवरी में बहुत सी दिक्कत आती है। सुना तुमने टप्पू? मैं तो कहती हूँ तुम भी छोड़ दो। एक बार को मैं तुम सभी को छोड़ दूंगी, लेकिन ये सब तो जिंदगी में कभी नहीं छूटने वाला। टप्पू अपनी जेठानियों की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और कुछ ही समय में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन टप्पू को लेबर पेन उठता है। हम हॉस्पिटल में है टप्पू, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेंटिलेटर पर टप्पू को ले जाया जाता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान टप्पू की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसके चलते डॉक्टर सावित्री और समीर के पास आकर कहते हैं, आपकी बहू एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। शराब और सिगरेट के चलते उसके गर्भाशय की हालत खराब हो गई है। अगर हमने नॉर्मल डिलीवरी की तो आपकी बहू की जान जा सकती है, जिसके चलते हमें सी सेक्शन करना होगा। सावित्री और समीर ना चाहते हुए भी सी सेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में टप्पू का सी सेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन सी सेक्शन के बाद भी उसकी हालत बिगड़ जाती है और उसका बच्चा बहुत कमजोर होता है, जिसके चलते उसके बच्चे को फौरन मशीन में रख दिया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हमें बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई। आपकी बहू और बच्चे दोनों की कंडीशन ठीक नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस दिन के बाद से टप्पू को हॉस्पिटल में महीना भर हो जाता है और इस 1 महीने में उसकी दोनों गोरी जेठानियां उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। वहीं 1 महीने के भीतर उसकी जेठानियों को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। वो दोनों ट्विन बच्चों को जन्म देती हैं और उन दोनों के बच्चे भी स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। इन सब के बाद जब टप्पू को होश आता है, वो अपने बच्चे की हालत देखकर अपनी गलतियों का पछतावा करती है। अमीरी के घमंड में चूर होकर मैंने एक बार भी अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा। ये सब मेरी गलती है। ऊपर से मैंने आप सभी को बुरा भला भी कहा, जबकि आप सब तो मेरा भला चाहते थे। टप्पू अपने घर के सभी सदस्य और अपनी दोनों जेठानियों से माफी मांगती है, जिसके चलते उसकी जेठानियां उसे माफ कर देती हैं और अपने बच्चों के साथ साथ उसके बच्चे की भी देखरेख करती हैं। कुछ ही समय में टप्पू और उसका बच्चा स्वस्थ हो जाते हैं और वो अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन क्या करता, कैसे बताता? तुम खुद सोचो, एक कमरे में हम लोग कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? भैया, अगर भाभी आपसे सच्चा प्यार करती हैं तो वो इस घर में आने से मना नहीं करेंगी। आप उन्हें झूठ मत कहना। जो भी है आप उन्हें सच बता दीजिए। और अगर सच जानने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया तो? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया मेरी बात मानो, उनसे मिलकर उन्हें सब बता दो। सच जानने के बाद फिर जो भी हो आप भी उसे मंजूर करना, और वो भी करेंगी। तुम पांचों बहुत अच्छी हो। चलो मैं अब चलता हूँ और उसे सब कुछ बताता हूँ। रोहित ऐसा कहकर घर से निकल जाता है। रोहित एक बहुत गरीब लड़का था। उसके पास केवल एक ही कमरा था, जिसमें उसकी 5 बहनें और वो खुद रहता था। लेकिन वहीं वो एक अमीर लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की उसे शादी करना चाहती थी, जिसके चलते वो उसे अपनी जिंदगी का सच बताने जा रहा होता है। मैं नहीं जानता शिवन्या, मेरा सच जानने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करोगी, लेकिन मैं गरीब हूँ और मेरे पास केवल एक ही कमरा है। ये सुनने के बाद शिवन्या थोड़ी देर सोच में पड़ जाती। रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में एडजस्ट होना पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर रोहित बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो शिवन्या से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही शिवन्या घर की चौखट पर खड़ी होती है, उसका स्वागत करने के लिए कमरे के अंदर उसकी 5 नंद खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस एक कमरे में 5 बहनें, 1 भाई, और अब मुझे भी रहना पड़ेगा। भाभी चलो अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। What the hell, रोहित, तुम्हारी 5 बहनें भी हैं? तुमने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया।
मुझे माफ करना शिवन्या, मेरी 5 बहनें हैं जो मेरे साथ रहती हैं। इस कमरे में हम कैसे रह पाएंगे रोहित? तुम खुद सोचो, मैं इस कमरे में नहीं रह पाऊंगी। रोहित उसे खूब समझाता है, जिसके बाद शिवन्या कमरे के अंदर आ जाती है, जहाँ एक तरफ फूलों से सजाया हुआ बिस्तर लगा होता है। शिवन्या को कुछ समझ नहीं आता। उस समय तो वो कुछ नहीं कह पाती। देखते ही देखते रात हो जाती है, जिसके बाद कमरे के बीचों बीच रोहित की बहनें मिलकर पर्दा टांग देती हैं। ये पर्दा किस लिए टांगा है तुमने? पर्दे के उस तरफ आप और भैया सो जाना और इस तरफ हम 5 बहनें सो जाएंगी। भाभी जी, ये लीजिए अगरबत्ती, आजकल ही मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। इसे जलाकर रख दो तो मच्छर नहीं काटते हैं। रात को आपको भी मच्छर नहीं लगेंगे। इसे आप अपनी तरफ जलाकर सो जाना। भाभी जी, कोई परेशानी हो तो हमें बता सकती हो। रोहित के होने की वजह से शिवन्या कुछ नहीं कह पाती। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर शिवन्या पर्दे की दूसरी तरफ अपने पति के साथ सोने की कोशिश करती है, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं इस घर में शादी करके आ गई। भला ये भी कोई बात है? आज मेरी सुहागरात है और मैं अपने पति की 5 बहनों के साथ सो रही हूँ। रात भर शिवन्या को नींद नहीं आती और वो यहाँ से वहाँ करवटें बदलती रहती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, शिवन्या उठकर मुंह धो लेती है और तैयार हो जाती है। तभी उसकी नंद कहती है, अरे भाभी जी, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? वैसे भाभी जी, रात को नींद तो अच्छे से आ गई थी ना आपको? अरे नींद तो तब आती ना जब मैं इस गरीब खाने में सो पाती। हे भगवान, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह तहस नहस हो गई। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी शांत नजर आ रही हो। शिवन्या कुछ कह पाती तभी रोहित शिवन्या से कहता है, शिवन्या, मुझे आज तुम्हारे हाथों की कढ़ी चावल खाने हैं, जैसे एक बार तुम पहले अपने घर से बनाकर लाई थी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बनाऊंगी। गैस चूल्हा कहाँ है? ये रहा भाभी, मिट्टी का चूल्हा, इस पर खाना बना लो। शिवन्या मिट्टी का चूल्हा देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अमीर घर की बेटी कहाँ मिट्टी के चूल्हे पर कुछ बना पाती। उसे इस प्रकार खाना बनाते हुए देख रोहित की 5 बहनें उसकी मदद करती हैं, जिसके बाद वो कड़ी चावल बनाकर रोहित को खिला देती है। रोहित खाना खाकर ऑफिस निकल जाता है। चलो अच्छा हुआ, ये अपने काम पर तो गए, लेकिन अब इन 5 की बारी है। इन 5 को झेलना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब मैं इन्हें इतना टॉर्चर करूंगी कि ये इस घर को छोड़कर खुद ही भाग जाएंगी। शिवन्या ऐसा ठान लेती है, जिसके बाद वो अपने 5 नंदों के ऊपर अत्याचार करती और उनसे घर के सारे काम करवाती। लेकिन रोहित के ड्यूटी के आने के बाद और ड्यूटी जाने से पहले वो उसे ये दिखाती कि घर के सारे काम वो खुद करती है। एक दिन अवनी एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, तभी शिवन्या कमरे में स्पीकर चलाकर नाचने लगती है। I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो तो गाओ मेरे साथ, oh I am a disco dancer। भाभी, ये क्या हरकत है? पहले तो आप हमें इतना परेशान करती हो, ऊपर से कल मेरा एग्जाम है, आपने ये स्पीकर बजा दिया है। अरे मुंह का रेडियो बंद कर, मेरा आज मन बहुत खुश है, मैं गाऊंगी और नाचूंगी, तुझे इससे मतलब? शिवन्या की बात सुनकर अवनी स्पीकर को बंद कर देती है। ये सब देख शिवन्या को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब शिवन्या का टॉर्चर हद से पार हो जाता है, जिसके चलते उसकी 5 नंद उसकी शिकायत अपने भैया से लगाने लगी होती हैं। लेकिन शिवन्या उन 5 को खूब मारती है, जिसके चलते वो 5 डर जाती हैं और डर के मारे अपने भाई को कुछ नहीं बता पाती। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या का अपने पति के सामने अच्छे बनने का ढोंग चलता रहता है। एक दिन रोहित को काम पर से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। अरे आज तो जल्दी छुट्टी मिल गई, आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, ऐसा सोचकर वो घर लौट आता है। लेकिन आते ही वो अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को घर का सारा काम करते हुए देखता है। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या उसकी सबसे छोटी बहन नूर को एक डंडे से मार रही होती है, जिसके चलते नूर के सिर से खून भी निकल रहा होता है। तभी रोहित शिवन्या को एक जोरदार तमाचा मारता है और चिल्ला कर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मेरी बहन को? जान से मारोगी क्या? शिवन्या घबरा जाती है। तभी रोहित की 5 बहनें उसके पीछे छुप जाती हैं और उसे सारी हकीकत बताती है। पूरी हकीकत जानने के बाद रोहित को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से शिवन्या से कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक अमीर घराने की लड़की इतनी शरीफ और समझदार कैसे हो सकती है।
तुम तो मेरी बहनों को मार ही डालती, और तुम्हें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं कहा होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। आज तुम इस घर में इन पांचों की बदौलत हो। ये सब सुनने के बाद शिवन्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। साथ ही साथ वो अपनी पांचों नंदों से भी माफी मांगती है। इस एक कमरे को मैं सिर्फ अपने पति के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन इस सोच की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए। मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। रोहित की 5 बहनें उसे माफ कर देती हैं, जिसके चलते रोहित भी शिवन्या को दूसरा मौका दे देता है। उस दिन के बाद से शिवन्या पूरी तरह सुधर जाती है और अपनी पांचों नंदों के साथ एक कमरे में अच्छे से रहने लगती है। कुछ ही समय में वो अपनी पांचों नंदों की अच्छे घर में शादी करवा देती है और अपने पति रोहित के साथ उसे एक कमरे के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।